हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, ब्रिक्स की ये 2024 की समिट और इस समिट के बाद में ये इस फोटो ने वेस्टर्न कंट्रीज की नींद उड़ा रखी है। इसमें मैक्सिमम अगर आप फोकस करेंगे तो तीन इंडिविजुअल्स को आपको जरूर नोटिस करना होगा। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। देखो, इस फोटो ने तो नींद उड़ाई जो उड़ाई, बट रही सही में इस फोटो ने भी कहीं का नहीं छोड़ा होगा वेस्टर्न कंट्रीज को। और पर्टिकुलरली मैं यहां पर बात कर रहा हूं यूएसए की, क्योंकि ये जो नोट है यहां पर ये करेंसी नोट ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च करने के लिए एक आइडिया बहुत ही गजब तरीके से फ्लॉट कर चुका है। नो डाउट बहुत सारी बातें निकल के आ रही है कि ये नोट अभी केवल और केवल एक सिंबॉलिक फॉर्म में आ रहा है, बट इसको अगर अंडरस्टैंड किया जाए तो ये आने वाले समय में शायद इंटरनेशनल लेवल पे गजब का रेवोल्यूशन लेकर के आने वाला है और इसको कोई भी नकार नहीं सकता। अब आप देखेंगे कि दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है, जितना कुछ भी लेन देन होता है, उसमें अमेरिका बहादुर की बातें बहुत ज्यादा चलती है और वहां पर अमेरिका फिर अपनी मनमानी करना शुरू कर देता है जब बात आती है डॉलर्स की। तो क्यों ना एक ऑल्टरनेट निकाला जाए। इस बारे में पिछले 3 से 4 समिट्स में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे बातचीत हो रही है। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो कोविड के बाद में तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश के अंदर महंगाई अगर सप्लाई की वजह से कहीं चेंज आए तो हम समझ सकते हैं। हमारे रुपये की जो वर्थ है वो एकदम से डिक्लाइन करती है जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज विच आर बीइंग मेड बाय यूएस फेडरल बैंक। अब आप सोचो कि कहां यूएसए का एक बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो वहां पर चेंजेस लेकर के आ रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम इंडिया में बैठ करके भुगत रहे हैं। तो ये चीज हमारे लिए तो बिल्कुल भी गवारा नहीं है। दूसरी तरफ रशिया की बात करें तो रशिया बहुत बुरे तरीके से ऊब चुका है वेस्टर्न कंट्रीज से। जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आया, रशिया के खुद के दरवाजे पे एक टेंशन क्रिएट हुई तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। उसके बदले में रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। अब आप क्या देखते हैं, ये जो करेंसी नोट है राइट आपके सामने, इस नोट का ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये बेसिकली रशियन अथॉरिटीज के द्वारा डेवलप किया गया। और ये करेंसी नोट ब्रिक्स की इस मीटिंग के दौरान एक रशियन अथॉरिटी के द्वारा व्लादिमीर पुतिन को दिया जाता है और उस नोट को व्लादिमीर पुतिन ने देखा और फिर अपनी तरफ से कुछ सजेशन दिए, कुछ कमियां निकाली, कुछ क्रिटिसाइज किया कि देखो अभी भी ये नोट अप टू द मार्क नहीं है, कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। बट द पॉइंट इज, क्या ये नोट फाइनल हो गया? नहीं, मैंने स्टार्ट में बोला ये सिंबॉलिक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ब्राजील का रिप्रेजेंटेशन है राइट। ब्रिक्स के जो मेजर आप कह सकते हैं, BR दैट मींस रशिया, I मतलब इंडिया, C मतलब चाइना, S मतलब साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज राइट। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हर एक कंट्री का कोई ना कोई मॉन्यूमेंट, कोई ना कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहां दिया गया है। जैसे कि ब्राजील की बात करें तो जीसस क्राइस्ट का द रिडीमर वाला जो आप कह सकते हैं मॉन्यूमेंट है वो। इसके अलावा रशिया की तरफ से क्रेमलिन, इंडिया की तरफ से ताजमहल और वहीं पर चाइना की तरफ से ड्रैगन के तौर पे दिखाया है। और इसी के साथ साथ में साउथ अफ्रीका की तरफ से दिखाया गया है कि जी वहां पर स्लेवरी के खिलाफ, अपार्थाइड का जो पूरा मामला था उसके खिलाफ में कैसे लड़ाई हुई उसको रिप्रेजेंट किया गया। अब यहां पर हम ज्यादा इधर उधर नहीं भटकेंगे। मुद्दा यह है कि इंडिया में जब हम रहते हैं तो ताजमहल को लेकर के क्या प्रतिक्रियाएं आए। अगेन मैं बोल दूं कि ये फाइनल नहीं है, बट ताजमहल क्यों दिया गया और इंडिया में क्यों इसका ऑब्जेक्शन देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखो दुनिया जब भी इंडिया के बारे में सोचती है तो हमेशा देखो, आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि मुझे वहां घूमने जाना है तो XYZ जगह पे ये बेस्ट प्लेसेस कौन सी है, टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन से, वहां जाएंगे। ऐसे में इन वर्ल्ड के जो टॉप 8 जो आपके वंडर्स हो चुके हैं, 7 थे, 8 आपके हो चुके हैं, 8वां कौन सा है वो सारी चीजें मैं आपसे पूछूंगा। वैसे ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ 8th वंडर कौन सा है दुनिया का। बट पॉइंट इज कि इंडिया कहीं ना कहीं ताजमहल की इमेज के आधार पर रिकॉग्नाइज होता है, तो ब्रिटिश और रशियन अथॉरिटीज ने कहीं ना कहीं ये सोच करके इसको ऐड यहां पर कर दिया। अब यहां पर इंडिया में हो रहे हैं इसको लेकर के बवाल कलेश। कैसे जी? कि बोले ये तो एक मकबरा है। मकबरा क्यों बताएं इसको? इसके पीछे सिंपल सी लॉजिक है भाई। 17th सेंचुरी में शाहजहां ने यह मॉन्यूमेंट बनवाया था। जब इस शाहजहां की 3rd वाइफ मुमताज महल जो है
वो लेबर पेन से गुजर रही थी 14वें बच्चे के लिए, 14th बच्चे के लिए, और 30 घंटे के लेबर पेन के बाद में अल्टीमेटली उनकी हो गई डेथ। तो ऐसे में शाहजहां को बोलो बहुत बड़ा शॉक लगा और उसके बाद चलते फिर मेमोरी के अंदर मकबरा बनाया। अल्टीमेटली ये एक व्हाइट संगमरमर से बना हुआ वर्ल्ड के बहुत सुंदर बिल्डिंग्स में से एक कंसिडर होने लग गया। अब ऐसी परिस्थितियों में ताजमहल का रिप्रेजेंटेशन रशिया की तरफ से दिया गया है। यहां पर इंडियन अथॉरिटीज का कोई वो नहीं है कि कंसल्टेशन हुआ है इंडिया से, इंडिया ने अपनी तरफ से प्रपोजल दिया है, क्योंकि एक ये जो माहौल बन रहा है कि भाई ताजमहल की बजाय तो बहुत सारे ऑल्टरनेट है, चाहे राम मंदिर हो, अशोक चक्र हो, कोणार्क टेम्पल हो, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन की बात करो, कई ऑप्शंस है। इंडिया से कंसल्टेशन नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके आगे अगर देखें तो इस करेंसी के अंदर बहुत सारे आपको फ्लैग्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप ऐसे फ्लैग्स भी देखोगे जो मोर और लेस इसके मेंबर नहीं है, चाहे फिर वो अर्जेंटीना हो या फिर जिम्बाब्वे। एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे हम कंसीडर कर सकते हैं। बट अगेन मैं बता दूं कि ये क्यों इतना इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा और उसमें स्पेसिफिकली रशिया के द्वारा। इसके पीछे लॉजिक है कि जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए गए और उन सैंक्शंस के चलते रशिया ट्रेड नहीं कर पाता वेस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि हमें पता है इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका डॉलर, और डॉलर का ही सिस्टम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में जो स्विफ्ट वाला मैकेनिज्म है जिसमें यूज होता है, तो उसके चलते रशिया को एक तरीके से बहुत कमजोर करने का एफर्ट था। तो यहां पर सीधा फोकस आ गया कि हमें डी डॉलराइजेशन करना होगा। डी डॉलराइजेशन का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में जो डॉलर का रोल है उसको हमें घटाने की जरूरत है। इसमें सिंपल सी बात आ जाती है कि हमारे ऊपर भी अमेरिकन सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसका असर सीधा देखने को मिलता है। क्यों जी? हम अगर तेल खरीद रहे हैं इराक से या फिर सऊदी अरब से या फिर यूएई से, तो भाई आप एक चीज बताओ, इनके बीच में डॉलर से ही ट्रांजैक्शन क्यों होता है? एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका सिंपल सा जवाब यह है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पर वेस्टर्न यूरोप मतलब बहुत बुरे तरीके से बर्बाद हो चुका था, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना था, रीबिल्ड करना था। तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए गए और उसमें लीड किया अमेरिका बहादुर ने, और उनका नाम है वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहां पर इन दोनों इंस्टीट्यूशन में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा वो यूएसए की डॉलर ने रख दिया। क्यों? क्योंकि यूएसए अटलांटिक ओशन से इतना दूर बैठा है कि यहां पर यूरोप में तो तबाही मच रही थी उस टाइम पर, ये उस तबाही के अंदर यूएसए फ्लोरिश कर रहा था। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि आज इजराइल और इधर ईरान का कॉन्फ्लिक्ट ले लो, ईरान के प्रॉक्सीज को ले लो, और यूक्रेन और रशिया को ले लो। दोस्तों इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट से जेबें भर रही हैं अमेरिका की। क्यों जी? क्योंकि अमेरिका इन्हीं को पैसा देता है और उसी पैसे से फिर ये हथियार खरीदते हैं अमेरिकन कंपनियों से। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड इन वर्ल्ड वॉर्स। समझ गए? अमेरिका ऐसे ही राइज नहीं हुआ है, कई लाशों के ऊपर खड़ी हुई एम्पायर है ये, और आज भी ये लाशें गिराता चला जा रहा है। अब आप देखो इतना गजब का इकोसिस्टम अमेरिका ने तैयार कर दिया कि जी तुम अगर पीस में हो तो ट्रेड करोगे तो भी डॉलर में करो, तुम अगर वॉर में हो तो भी तुम्हें कहीं ना कहीं डॉलर में ही लेन देन करनी पड़ेगी, और अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो तुम्हारे साथ में हम शुरू कर देंगे ट्रेड वॉर, जैसे कि चाइना के साथ में स्टार्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो कुल मिलाकर के अमेरिका ने अपनी मोनोपोली स्थापित कर दी, और उसका परिणाम यह है कि दुनिया में जितना ट्रेड होता है उसमें आप देखो 70% के लगभग, ज्यादा से ज्यादा और मिनिमम 54% के लगभग आपको इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर में होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में नंबर 2 पे है यूरो, जो कि यूरोपियन करेंसी है, यूरोपियन यूनियन ने मिलकर के जो डिसाइड कर रखी है। आप क्या नोटिस करते हैं? तो वेस्टर्न कंट्रीज अपनी दादागिरी कर रहे हैं, जबकि आज के टाइम पर कंज्यूमर की बात करो, मैन्युफैक्चरर की बात करो, सप्लाई चेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले की बात करो, ये सारा का सारा खेल ब्रिक्स कंट्रीज का चल रहा है। आप नोटिस करें कि चाइना और इंडिया मिलकर के वर्ल्ड की कितनी बड़ी पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, प्लस साथ ही साथ इनका कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस ट्रेड मैकेनिज्म को मेंटेन करने में। तो बताओ भाइयों, यहां पर क्या यूएसए की पटेलाई चलनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से ये कंसेंसस तो है, हाँ एक आउटकम जो है वो निकालना कहीं ना कहीं अभी दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है, बट अगेन मैं बता दूं ये एक पॉसिबिलिटी की शुरुआत हो गई है।
क्योंकि हर जगह पर मामला यूएसए अपने हाथ में रखता है। स्विफ्ट वाला जो मैकेनिज्म है वो सिंपल है कि जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, लेन देन करते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं इधर उधर, तो आप जिस बैंक में पैसा डालते हो वो जिस पर्टिकुलर लोकल कंट्री के अंदर हो वहां की करेंसी में डालोगे, और जहां पर आप जिस इंडिविजुअल को भेजना चाहते हो वो वहां की लोकल करेंसी में रिसीव करेगा। बट ये बीच का जो मामला है वो सारा का सारा डॉलर पे ऑपरेट करेगा। अब आप समझ लो कि किस तरीके से मामला यहां पर बिचौलिए का हो गया, और दलाल तो भैया खून चूसता है, चाहे मेहनत लगे या ना लगे। समझ गए बात को? तो डी डॉलराइजेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि दलाली खाता है यूएसए हर चीज के अंदर, और यह बात है ना तो चाइना को पसंद है क्योंकि चाइना अब यूएसए को आंखें दिखा रहा है, ना ही इंडिया को पसंद है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि भाई हमारी करेंसी जब हमारे पास में है तो हम हमारे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ हमारी करेंसीज में लेन देन कर लें। तो क्यों ना ये 5 कंट्रीज तो ब्रिक्स के हैं ही, जो आप कह सकते हो फाउंडिंग मेंबर्स, प्लस 5 और ऐड हो गए जिसमें इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे आपके आ जाते हैं। सो द पॉइंट इज, तो क्यों ना ये 10 कंट्रीज मिलकर के अपनी कोई एक ऐसी करेंसी डिसाइड कर लें जिसको मोर और लेस ब्रिक्स का ही जो बैंक है दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक वो मेंटेन कर ले। तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे जो आपके पास में मैकेनिज्म था उनका ऑल्टरनेट भी निकलेगा, उसी के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक काम भी कर रहा है। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि एक ऐसी करेंसी जिसमें ये कंट्रीज अपना लेन देन कर पाएंगे। अब देखो, करेंसी मेंटेन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है यूरोप का जो मैकेनिज्म है जिसमें यूरो वाला है, उसमें क्या है जी, सब कंट्री साथ में आए जिनको लगा कि हाँ जी हमें साथ मिलकर के एक बड़ी इकोनॉमी बनानी चाहिए क्योंकि हम छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो उन्होंने अपनी सारी करेंसीज, अपनी लोकल करेंसीज को तो सबज्यूम कर दिया और एक अल्टीमेटली एक करेंसी स्टार्ट कर दी दैट इज यूरो, जो कि यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर कंट्रीज लगभग ऑपरेट करते हैं। समझ गए? यूरो एक करेंसी के तौर पे आ गई। वहीं दूसरी तरफ एक हो गई वो करेंसी जिसमें आप ट्रेड के लिए 2 कंट्रीज क्या करेंगे, अपनी लोकल करेंसीज के अंदर लेन देन कर ले बिना यूएस डॉलर का यूज किए। तो यही तो डी डॉलराइजेशन है भाई। सीधी बात है कि हमें रशिया से तेल खरीदना है, तो ऐसे में हम अगर रशिया से कोई भी तेल खरीदें, राइट, तो ऐसी परिस्थितियों में हम वहां पर पेमेंट कर देंगे किसमें, ब्रिक्स करेंसी के अंदर। अब वो ब्रिक्स करेंसी का यूज करके रशिया को अगर कोई मैन्युफैक्चर्ड आइटम खरीदना है तो चाइना को उसमें पे करके और खरीद सकता है। ऐसे में क्या हुआ, बड़ा आसान काम हो गया ना, डॉलर की जरूरत भी नहीं पड़ी और अमेरिका की फालतू की दादागिरी भी नहीं चलेगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो दोस्तों, बात ऐसी है, मैंने आपसे जब पूछा कि भाई 7 वंडर्स पहले थे, 8 वंडर्स हो गए, और वंडर्स में मॉन्यूमेंट्स जो इंक्लूडेड हैं उनको आपने देखा इस करेंसी नोट के ऊपर प्रिंटेड। बट माय क्वेश्चन इज कि आपके सामने ये जो इमेज है, ये इमेज कहां की है? नंबर 1, एक तो इसका आंसर देंगे। नंबर 2, इसका नाम आप बता देंगे। नंबर 2, ये मैं आपको बता देता हूं कि ये आपका 8th वंडर बन चुका है अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि ये मॉन्यूमेंट का नाम तो आपका पहला हो गया, और ये कहां पर लोकेटेड है, किस देश में है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से सारा मामला अभी चल रहा है। अगेन मैं बता दूं, ये फाइनल करेंसी नहीं है, बातचीत हो रही है, बट ताजमहल को लेकर के बड़ा डिस्प्यूट सा हो रहा था, तो सोचा क्यों ना इस बात को कवर किया जाए, राइट। तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।